अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी टीचर डॉक्टर फौजिया एनाटमी फिजियोलॉजी लेक्चर के साथ। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी ब्लड का टॉपिक 12th पार्ट है उसका, और इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी परनीशियस एनीमिया से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं कि परनीशियस एनीमिया होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, परनीशियस एनीमिया के बारे में मैं बता दूं कि ये इस टाइप का एनीमिया है जिसमें हमारे स्टमक की जो मिकोज़ा होती है वो एट्रोफिक हो जाती है। मतलब मिकोज़ा जो होती है वो नकारा हो जाती है। वो किसी भी वजह से हो सकती है। उसके पॉजिटिव एजेंट कई टाइप्स के हो सकते हैं। इसमें मिकोज़ा में पेन हो सकती है, या फिर हम कोई ऐसे केमिकल एजेंट्स इनटेक कर लें जो कि हमारी मिकोज़ा के लिए जो इंजरियस हों, और उसके वजह से मिकोज़ा में इंजरी हो जाए। या फिर एल्कोहलिक्स कह सकते हैं कि एक्सेसिव अल्कोहल यूज़ करने वाले जो हैं लोग, उनके मैदा जो है वो इफ़ेक्टिव हो सकता है इस चीज़ से। स्ट्रोक हो सकता है। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से मिकोज़ा जो है डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसकी वजह से हमारा बॉडी में जो है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने का लेवल जो है वो कम हो जाएगा या बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। तो यहाँ पे आ जाता है कि गैस्ट्रिक मिकोज़ा के एट्रोफिक होने की वजह से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन क्यों ना होना। तो गैस्ट्रिक मिकोज़ा का बहुत बड़ा रोल है कि गैस्ट्रिक मिकोज़ा विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराने के लिए एक प्रोटीन रिलीज़ कराती है, जिसको हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं, IF। अब अगर मिकोज़ा ही एट्रोफिक हो जाएगी, मतलब मिकोज़ा ही नकारा हो जाएगी, तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा। इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। तो परनीशियस एनीमिया इसी जो डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की, गैस्ट्रिक मिकोज़ा के एट्रोफिक होने का ही नाम है। यहाँ पे हम डेफिनेशन देख लेते हैं परनीशियस एनीमिया की। दिस इज़ द टाइप ऑफ एनीमिया इन विच देयर इज़ एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक मिकोज़ा। ये इस टाइप का एनीमिया है जिसमें गैस्ट्रिक मिकोज़ा जो है वो एट्रोफिक हो जाती है, नकारा हो जाती है। विद द रिज़ल्ट के तौर पर नताइज जो हमें मिलेंगे फिर मिकोज़ा के एट्रोफिक होने से, फेलियर ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोडक्शन। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसकी प्रोडक्शन फेल हो जाएगी। इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा। इंट्रिंसिक फैक्टर एक प्रोटीन है। सो विटामिन B12 इज़ नॉट एब्जॉर्ब्ड। विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। दिस रिजल्ट्स इन परनीशियस एनीमिया, और इसी को हम क्या कहेंगे, परनीशियस एनीमिया का नाम देंगे। बहुत ही इजी है कि सिंपली कॉज क्या है, मिकोज़ा का एट्रोफिक हो जाना। मिकोज़ा किसकी, स्टमक की एट्रोफिक हो गई, किसी भी वजह से हो सकती है, किसी केमिकल एजेंट की वजह से हो सकती है, फूड कंटेंट्स की वजह से हो सकती है। तो जब मिकोज़ा नकारा हो गई, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बना जिसने विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराना था, विटामिन B12 एब्जॉर्ब ना हुआ, उस रिज़ल्ट में हम जो एनीमिया कॉज होगा उसको कहेंगे परनीशियस एनीमिया का नाम देंगे। कॉजेज़ आ जाते हैं सच एज़ दैट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आपको पता है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में कौन से दो प्रिंसिपल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या आरबीसीज़ की इनलार्जमेंट हुई थी। तो विटामिन B12 और विटामिन B9 थे। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो इसके जो कॉजेज़ होंगे, परनीशियस एनीमिया के कॉजेज़ भी वही होंगे। क्योंकि परनीशियस एनीमिया में भी क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक मिकोज़ा एट्रोफिक हो रही है, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इसके भी कॉजेज़ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जैसे होंगे। ये आप जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कॉजेज़ में दोबारा से इसको पढ़ लेंगे। और पेपर में समटाइम्स ऐसे होता है कि बच्चे यहाँ पे ब्लेंडर करते हुए कर देते हैं कि सेम एज दैट मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसी तरह से ले देते हैं। जो पढ़ने वाले हैं उन्होंने जाके मेगालोब्लास्टिक एनीमिया खोल के खुद से नहीं पढ़ना, बल्कि आपका लिखा हुआ यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे ये लाइन लिखने की बजाय आपने यहाँ पे कॉजेज़ लिखने हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया के जो कॉजेज़ हैं, जिसमें इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ डाइट है, परनीशियस एनीमिया हो सकता है, इंटेस्टीन के जो है इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ऐसे उसमें माइक्रोब्स हो सकते हैं जो कि compete करते हैं मिकोज़ा के साथ, और हमारी इंटेस्टीन में जो है वो विटामिन B12 को जो एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो ये वाले कॉजेज़ आपने यहाँ पर लिखने हैं इस लाइन की बजाय। ये जस्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे आपने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कॉजेज़ उठाकर लिख देने हैं। क्लिनिकल फीचर्स में आ जाता है कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम परनीशियस एनीमिया आर लेस सिक देन दोज। इसमें आ जाएगा कि ऐसे पेशेंट्स जो कि परनीशियस एनीमिया में सफ़र करते हैं, मुब्तला हो जाते हैं, आर लेस सिक दैन दोज सफरिंग विद फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। वो कह रहे हैं कि वो कम बीमार होंगे एज़ कम्पेयर टू फोलिक एसिड या विटामिन B9 की कमी की वजह से जो बीमार होते हैं लोग, उनकी सिवियरिटी जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू परनीशियस एनीमिया। पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ वीकनेस, पेशेंट्स जो है वो
शिकायत करेंगे कि उनको वीकनेस, कमज़ोरी महसूस होती है, उनका वज़न कम हो रहा है, वेट लॉस का वज़न कम होना, या जिसे कहा जाता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आपकी जो सांस की रफ्तार है उसका कम हो जाना, ऐसा भी इसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। फिर इसे कहते हैं सिनकोप, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आपका जो है बेहोश हो जाना, होशो हवास में ना रहना। द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर पेल, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का जो है वो जर्द हो जाना। द सरफेस ऑफ द टंग इज़ यूजुअली स्मूथ एंड एट्रोफिक, आपकी जो टंग सरफेस है वो स्मूथ हो जाए और एट्रोफिक, उसकी भी शक्ल जो है वो बिगड़ जाए, नकारा हो जाए। जैसे बर्ड्स अपीयर होते हैं, वो बर्ड्स जो हैं वो प्लेन होना शुरू हो जाएँ। बर्ड समटाइम्स इट इज़ रेड, और कुछ टाइम जो है वो आपको लगे कि आपकी जो टंग है वो रेड हो रही है, एंड इन्फ्लेम्ड और स्वेल हो जाएगी। स्प्लीन में भी पाल्पेबल, स्प्लीन जो है वो ऐसे लगेगा जैसे इनलार्ज हो गई है, वो टच करने से जो है फील होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि स्प्लीन के अंदर जो है वो इन्फेक्शन है या स्प्लीन की इन्फ्लेमेशन हो रही है। पाल्पेबल का मतलब होता है फील हो जाना, महसूस करना। उसके बाद रहता है इसमें ट्रीटमेंट आ जाते हैं। ऊपर वाली जो थी ये सारी क्लिनिकल फीचर्स की अलामत होती हैं कि क्लिनिकली आपको क्या क्या शिकायत हो सकती हैं अगर आपको परनीशियस एनीमिया हो गया है। तो ट्रीटमेंट में आ जाता है दिस अनीमिया इज़ ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सीकोबैलामीन 100 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलरली टू अ टोटल ऑफ 400 to 600 माइक्रोग्राम्स ओवर द कोर्स ऑफ 3 वीक्स। यहाँ पे ये 3 का जो स्पेलिंग है ये इसको मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आप इसको मिसिंग है, तो आप इसे 3 वीक्स करेंगे। तो इसमें कह रहे हैं कि हाइड्रोक्सीकोबैलामीन एक्चुअली क्या है, विटामिन B12 है, कि विटामिन B12 का जो नेम है यहाँ पे केमिकल, उसमें हाइड्रोक्सीकोबैलामीन इससे बताया गया है कि 1000 माइक्रोग्राम जो है वो इंट्रामस्कुलरली, और साथ में ये भी बता दिया है कि यूनिट भी बता रही है कि आपने माइक्रोग्राम में लेना है इस विटामिन को, और इंट्रामस्कुलरली मतलब रूट कौन सा होना चाहिए, IM इसका रूट होना चाहिए, टू अ टोटल ऑफ 4000 to 6000 माइक्रोग्राम, और टोटल डोज जो है वो आपकी 4000 से 6000 मेंटेन करने के लिए इस लेवल को जो है वो चाहिए ओवर द कोर्स ऑफ 3 वीक्स। कितने दिनों में या कितने हफ्तों में, 3 हफ्तों के दौरान वो बता रहे हैं कि आपको विटामिन B12 का, अगर आपको परनीशियस एनीमिया है, इस कंडीशन में आप सफ़र कर रहे हैं, तो आपको फिर अपना विटामिन B12 का लेवल जो है वो मेंटेन करना है। उसके लिए आपको कितनी डोज चाहिए, तो उसके लिए आपको 4000 से 6000 माइक्रोग्राम जो है वो डोज चाहिए, और कितने वीक्स में आपने इसको कंप्लीट करना है, 3 वीक्स में आपने इस डोज को कंप्लीट कर लेना है। रूट कौन सा यूज़ करना है, इंट्रामस्कुलर या IM जिसे कहते हैं यूज़ करना है। डोज कितने यूनिट में होनी चाहिए, माइक्रोग्राम्स में होनी चाहिए। 1000 micrograms of hydroxycobalamine is necessary for the every 3 months for the rest of patient's life। अब वो कह रहे हैं कि जब पेशेंट स्टेबल होना शुरू हो जाए तो उसको, क्योंकि ये एट्रोफिक हो रही है मिकोज़ा जो है, तो इसमें हो सकता है कि रिस्क हो सकते हैं कि आप स्टेबल हो गए हैं, बट आपका कुछ अर्से के बाद आपको फिर से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए, तो आपने क्या करना है, कह रहे हैं कि फॉर द रेस्ट ऑफ पेशेंट लाइफ, कि पेशेंट की जो आइंदा ज़िंदगी है उसमें आपने जो है उसको 1000 माइक्रोग्राम हाइड्रोक्सीकोबैलामीन जो है वो एवरी 3 मंथ्स, मतलब हर 3 माह में जो है वो आपने देनी है, ताकि उसका जो लेवल है विटामिन B12 का बॉडी में वो मेंटेन हो सके। तो ये तो थी यहाँ पे डोजेज़ हैं। आपको ये एनीमिया के जो टाइप है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या परनीशियस एनीमिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछा जा सकता है परनीशियस एनीमिया जो है वो किस वजह से होता है, तो गैस्ट्रिक मिकोज़ा का एट्रोफिक होना होता है। उसमें रीज़न क्या होती है, इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर का ना बनना, और उसकी वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्ब ना होना। फिर इसमें आ जाती हैं कि इसमें कंप्लेंट्स कौन सी हो सकती हैं अगर परनीशियस एनीमिया हो जाता है, कि क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या नज़र आते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डोज़ कौन सी है, और उसमें हम जो दे रहे हैं डोज़, जिस चीज़ की दे रहे हैं उसका नेम क्या है, और उसमें टोटल डोज़ क्या हो सकती है, या 3 मंथ्स में जो है वो हमें कितनी डोज़ देनी चाहिए मेंटेन करने के लिए बॉडी में विटामिन B12 का लेवल। तो यहाँ तक तो हो गया आपका ये लेक्चर कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।